भले ही होली 25 मार्च की है, लेकिन मथुरा में होली की शुरुआत बसंत पंचमी से हो जाती है और पूरे 40 दिनों तक होली यहां पर चलती है। यहां के प्रमुख मंदिरों के उत्सव की छटा अलौकिक होती है। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर अबीर गुलाल के साथ होली पर्व की शुरुआत हो जाती है। कान्हा के साथ लोगों ने बसंत पंचमी को होली खेली और पूरे धूमधाम से खेली। हर कोई होली के रंग में रच बस गया था। ब्रजमंडल में होली पर्व का अपना अलग ही महत्व है। मथुरा वृंदावन पूरे ब्रजमंडल में 40 दिनों तक होली पर्व की धूम पूरे उत्साह के साथ रहती है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो बसंत पंचमी के अवसर पर रामलला को गुलाल लगाया गया है, उसकी तस्वीरें हैं और बसंत उत्सव यहाँ पर धूमधाम से मनाया गया। इस खास मौके पर रामलला को जहाँ पीताम्बरी धारण कराकर उन्हें गुलाल लगाया गया और पुजारियों ने भी जमकर वहां पर होली खेली है। राधे राधे कहिए, आगे बढ़ते रहिए भैया। देखिए, ब्रज के मंदिरों में होने वाले ये होली की पहचान देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कान्हा की नगरी में होली का महोत्सव बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है। होली के 40 दिन के महोत्सव में यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें उत्सव की दिव्यता अलौकिक ही नजर आती है। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर अबीर गुलाल के साथ होली पर्व का शुभारंभ हो जाता है और भक्तों ने अपने आराध्य ठाकुर जी के साथ अबीर गुलाल से होली खेली। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु की शुरुआत भी मानी जाती है और इसी दिन से अबीर गुलाल के साथ 40 दिन की होली का असर जो है ब्रज मंडल में आरंभ हो जाता है। होली आने का जो संदेश है वो भी कान्हा की जन्मस्थली मथुरा का देखने को मिलता है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, दाऊजी, गोवर्धन में बसंत पंचमी के दिन ही मंदिरों में ठाकुर जी गुलाल से ही होली खेली जाती है और 20 मार्च रंग भरी एकादशी को ब्रज में रंगों की होली की शुरुआत हो जाती है, जो बहुत ही भव्य और दिव्य नजर आती है, जिसको देखने के लिए, जिसको विटनेस बनने के लिए तमाम देशों से लोग वहां पर पहुंचते हैं। ये तमाम रंग आपको दिखा रहे हैं। होली तो 25 मार्च की है, लेकिन शुरुआत जो है अभी से हो चुकी है वृंदावन में और जिसके तमाम रंग, तमाम छटाएं जो हैं वो अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं कितनी दिव्य और भव्य इस होली की शुरुआत है। बांके बिहारी मंदिर की हवा में घुला ये गुलाल और नीचे श्रद्धालुओं का उत्साह। ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। ये मौका है होली से पहले शुरू हुए फाग महोत्सव का, जिसके लिए दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु कान्हा की नगरी में जुटने शुरू हो गए हैं। आनंद बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बिहारी जी इतने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ। इतनी ज्यादा खुशियाँ मिली है, इतनी ज्यादा खुशियाँ मिली है कि बस बता नहीं सकती। तो बाकी बिहारी लाल की होली के लिए आप क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लगा, मैं बिहारी जी के साथ होली। बसंत पंचमी से ब्रज भूमि में 40 दिन के होली के पर्व की शुरुआत होती है। ऐसे में वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में इस होली का नजारा बेहद मनभावन रहा। लोग गाते झूमते नजर आए। मैं हिसार हरियाणा से आई हूँ और मैंने यहाँ पे होली के बारे में सुना था, जहाँ बहुत ज्यादा आनंद आया बिहारी जी के साथ होली खेलने में। बस जय जय श्री राधे, ऐसा आनंद भगवान सबको दे। जय जय श्री राधे। हम दिल्ली से आए हैं, ब्रज की होली खेलने आए हैं। आज के दिन बसंत पंचमी है, इस दिन होली मनाई जाती है यहाँ पे और बहुत आनंद आता है वृंदावन की होली खेलने में। राधे राधे। ठाकुर जी को गुलाल लगाने आए हैं, जहाँ आनंद बहुत बरस रहा है और जहाँ बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। राधे राधे। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक बसंत पंचमी के दिन मंदिर में श्रृंगार आरती के बाद सबसे पहले पुजारियों ने भगवान बांके बिहारी को गुलाल का टीका लगाया, जिससे होली के इस पर्व की विधिवत शुरुआत हो गई। इस दौरान इस पल के साक्षी बने श्रद्धालुओं पर भी मंदिर प्रांगण में जमकर बसंती गुलाल उड़ाया गया। आज से ही श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर में और पूरे ब्रजमंडल में 40 दिन का होली का दाड़ा गड़ जाता है। यानी आज से 40 दिन तक बिहारी जी महाराज के मंदिर में और विभिन्न मंदिरों में होली का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाएगा। तो कान्हा की नगरी में कुंज गलियों में होली खेलने की शुरुआत हो गई है। जीएनटी पर अगले 40 दिनों तक ऐसे ही रंग
आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। आप भी चले आइए ब्रिजलाल के दर्शन करने के लिए, होली के रंग में रंगने के लिए। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा कर दी गई है। 12 मई से श्रद्धालु जो है दर्शन कर पाएंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की जो प्रक्रिया है वो काफी दिलचस्प और पौराणिक मानी जाती है। महाराज मनुजेंद्र शाह ने टिहरी के नरेंद्र नगर स्थित राजमहल से बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा की। आ गया कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त। आ गई बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख। 12 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बसंत पंचमी पर किया गया शुभ मुहूर्त का ऐलान। जी हां, बसंत पंचमी के दिन बुधवार को बैकुंठ में विराजमान भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। बसंत पंचमी के दिन नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खोलने का फैसला लिया गया है। राजपुरोहितों ने टिहरी नरेश महाराजा मनुजेंद्र शाह की कुंडली देखकर धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार राजमहल में पंचांग गणना के बाद पुरोहितों ने कपाट खुलने का मुहूर्त निकाला। मुहूर्त टिहरी नरेश महाराजा मनुजेंद्र शाह की कुंडली के आधार पर तय होता है। आज इस पवित्र पर्व पे, बसंत पंचमी के पर्व पे, बसंत श्री बद्रीनाथ जी के कपाट 12 मई 6 बजे सुबह खुलेंगे और गारू तेल का जो फंक्शन होता है वो 25 अप्रैल को होगा। राजमहल में आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल ने वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ गणेश पूजन, पंचांग पूजन और चौकी पूजन के बाद महाराजा का वर्षफल और ग्रह नक्षत्रों की दशा देखकर भगवान के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा की। बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो 6 माह दर्शनार्थ के लिए 12 मई प्रातः 6 बजे खोले जाएंगे और उस दिन रविवार है, आर्द्रा नक्षत्र है और पंचमी तिथि है। भगवान बद्री नारायण के कपाट खोले जाने की तिथि का ऐलान होने के बाद मंदिर समिति और सरकार अपने अपने स्तर से यात्रा की तैयारी में जुट गई है ताकि यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। इसके लिए कार्यों की समीक्षा बैठकें भी की जा रही हैं। बहरहाल अगर मौसम ने साथ दिया तो यात्रा बहुत ही अच्छी चलने की उम्मीद है। प्रमोद नौटियाल, ऋषिकेश, गुड न्यूज टुडे। रामलला के दर्शन के लिए आने वाली लाखों की भीड़ को देखते हुए योगी सरकार ने रामलला के मंदिर तक एक नया पथ बनाकर आवागमन के मार्ग को सुलभ करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक नया कॉरिडोर बनाया गया है। सुग्रीव पथ लगाया जाता है। ये रामलला के भी आज जो है गुलाब अबीर लगाया गया है। उसी तरह हनुमान जी के यहाँ भी गुलाब अबीर आज लगाया गया है। सभी उत्साह मनाया गया है पुजारियों ने। राम मंदिर बनने के बाद से श्रद्धालु उत्साह से लबरेज हैं। ऐसे में बसंत पंचमी पर भी दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन को उमड़े। आज मंदिर बनने के बाद पहली बार हम लोग यहाँ पर आए हैं। काफी अच्छा लगा, वो भी बसंत पंचमी का दिन था जिसके लिए हम लोग स्पेशली निकले। आज यहाँ पर लखनऊ से आए हैं हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए। बहुत खास, जिसको मैं अपने क्या बोले भावना व्यक्त नहीं कर सकती हूँ अपने। बहुत खास रहा और लगा क्या भगवान इतने दिन बाद अपने घर में पधारे, अपने उनको इतना अच्छा स्थान मना रहे हो, बहुत अच्छा लगा। तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला ने अपना पहला त्योहार अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह में मनाया और ये अपने आप में अद्भुत रहा। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ अयोध्या से बनबीर सिंह, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के कतर दौरे पर दोहा पहुंच चुके हैं। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के विदेश राज्य मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुरैखी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि ये विजिट ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कैद से रिहा किया है। उससे पहले कल पीएम मोदी यूएई में थे जहां उन्होंने भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी बार 2016 में कतर का दौरा किया था। इससे पहले कतर के अमीर
ने 2015 में भारत का दौरा किया था। पिछले साल 2023 में भारत और कतर के पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए। ये 3 तस्वीरें अरब देशों में प्रधानमंत्री की मजबूत कूटनीति की गवाह देती हुई हैं। भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय। ये है कतर की राजधानी दोहा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ इस अंदाज में स्वागत हुआ। उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग होटल के बाहर जुटे। ये सभी लोग भारतीय समुदाय के थे, जो कि प्रधानमंत्री को देखकर काफी उत्साहित नजर आए। इस दौरान ये सभी उनसे हाथ मिलाने की गुजारिश करते दिखे। वहीं प्रधानमंत्री ने किसी को भी निराश नहीं किया। साथ ही वो इस मौके पर बच्चों से बात भी करते नजर आए। प्रधानमंत्री ऐसे मौके पर कतर पहुंचे हैं जब हाल ही में उन पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है, जिन्हें कतर में मौत की सजा सुनाई गई थी। इस रिहाई को भारत सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत बताया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी उस धरती पर पहुंचे हैं। यहाँ कदम रखने के बाद पीएम द्विपक्षीय बैठक में भी शामिल हुए। अब दोपहर में पीएम की मुलाकात कतर के इमिर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से भी होगी। इमिर का मतलब शासक या राजा से होता है, यानी पीएम मोदी कतर के दौरे में वहाँ के प्रमुख से भी मिलेंगे। ये बैठक भारतीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 1:30 बजे होगी। पीएम मोदी कतर से पहले यूएई के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अबू धाबी में प्राचीन हिंदू शैली में बने भव्य मंदिर का उद्घाटन किया। साथियों, अयोध्या के हमारे उस परम आनंद को आज अबू धाबी में मिली खुशी की लहर ने और बढ़ा दिया। और मेरा सौभाग्य है ये कि मैं पहले अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर और फिर अब अबू धाबी में इस मंदिर का साक्षी बना है। जाहिर है पीएम मोदी का ये यूएई और कतर दौरा वाकई कई मायनों में ऐतिहासिक गिना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो वहीं देखिए, कतर से लौटे पूर्व नौसैनिकों के परिवार में खुशी का जो माहौल है, जो खुशी की लहर है, वो देखने को मिल रही है। देहरादून में कतर से लौटे सौरभ वशिष्ठ के घर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाकायदा खुद पहुंचे और उन्होंने परिवार के साथ वक्त बिताया और उन्हें मिठाई भी खिलाई। इसी तरह दिल्ली में पूर्व कमांडर संजीव गुप्ता और उनके परिवार ने सुरक्षित वतन वापसी के लिए मोदी सरकार का धन्यवाद दिया। ये तस्वीरें बेहद खास हैं। इनमें सुरक्षा की गारंटी है, हर कदम पर साथ निभाने का भरोसा है, साथ ही मुश्किलों का मिलकर सामना करने की इच्छा शक्ति है। ये तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हैं, जहां राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कतर की कैद से लौटे पूर्व नेवी अफसर सौरभ वशिष्ठ से मिलने उनके घर पहुंचे। सीएम धामी इस परिवार की खुशियों में शामिल हुए। उन्होंने अपने हाथों से सौरभ और उनके माता पिता को मिठाई खिलाई। सौरभ जी समेत 8 लोग कतर से वापस आए हैं। हमारी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, विदेश मंत्रालय का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं और सौरभ जी को शुभकामनाएं कि वो हमारे बीच में आए और इन्होंने इतनी हिम्मत करी, इनके परिवारजनों ने। इससे पहले सौरभ वशिष्ठ का घर पहुंचने पर भारत माता के जयकारों से स्वागत हुआ। पूरी अयोध्या को एक वो मिला था कि रामचंद्र जी जब वापस आए 14 साल से, तो मेरे लिए भी ये 18 मंथ इक्वल टू 14 मंथ्स। तो जैसे सारी अयोध्या के उससे भी बढ़ के शायद फीलिंग आती है। हालांकि उनका परिवार इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहा।
क्योंकि सौरभ समेत नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को कतर की कोर्ट ने गंभीर आरोपों में फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन अब सभी की रिहाई होने से सौरभ और उनका परिवार भगवान और सरकार के शुक्रगुजार हैं। विश्वास था हमारे पे, भारत सरकार में विश्वास था, इंडियन गवर्नमेंट ने हमें हमेशा तसल्ली दी थी और जैसे मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, भगवान जी में विश्वास रखिए, आपका हमेशा रहा है फेथ। जय श्री हनुमान जी, शिरडी साईं बाबा जी, जय श्री राम जी में। कतर से रिहाई के बाद स्वदेश वापसी पर सौरभ और दूसरे पूर्व नौसैनिकों के परिवारों ने भी बड़ी राहत की सांस ली है। उन्हीं में एक है पूर्व कमांडर संजीव गुप्ता। हम भी जब अंदर थे तो जो भी एक आध चैनल थे और उन्हीं से पता चलता था, बट हमें इंटरनेशनल चैनल देखते थे हम, तो उससे ये हमें पूरी आशा थी कि भारत सरकार हमें वापस बाहर लेके आएगी। तो ये पल वाकई इन परिवारों के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है, क्योंकि एक समय इनकी उम्मीदें दम तोड़ती नजर आ रही थीं। लेकिन मोदी सरकार की सफल कूटनीति से ये फिर अपनों के बीच लौट आए हैं। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजधानी में दिल्ली मेट्रो ने लोगों की जिंदगी आसान बना दी है। वो लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। ऐसे में किसान आंदोलन के बीच भी उसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। असल में 13 फरवरी को रिकॉर्ड यात्रियों ने इसमें सफर किया ताकि वो सड़क पर जाम से बच सके। दिल्ली की शान, राजधानी की लाइफलाइन, दिल्ली मेट्रो दिल जीत रही है, हर दिन नए मुकाम हासिल कर रही है। दरअसल उसने एक दिन में यात्रियों का अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया। किसानों के आंदोलन की वजह से एनसीआर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जिससे सड़कों पर काफी जाम लग रहा है। गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आ रही हैं। दिल्ली के कालिंदी कुंज बॉर्डर पर भी सुरक्षा इंतजाम किया गया है और यहाँ पर लगातार जाम की स्थिति बन रही है। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं, ये जाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो सड़क नोएडा से दिल्ली में प्रवेश कर रहा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस कदर जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं जो कारें हैं वो रेंगती हुई आपको नजर आएंगी। इसी जाम को देखते हुए लोग मेट्रो में सफर करना बेहतर समझ रहे हैं। ऐसे में यात्रियों की बढ़ी संख्या से दिल्ली मेट्रो ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। डीएमआरसी के मुताबिक मंगलवार यानी 13 फरवरी को करीब 71,09,000 यात्रियों ने मेट्रो में सफर किया। इससे पहले सितंबर 2023 में उसने इस तरह का रिकॉर्ड बनाया था। तब एक दिन में 71,03,000 यात्रियों ने इसमें सफर किया था। दिल्ली मेट्रो में पहले से ही लाखों लोग रोजाना सफर करते हैं। मेट्रो लोगों की फर्स्ट चॉइस क्यों है, वो आपको बताते हैं। दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा का सफर तय समय में पूरा हो जाता है, यानी कई लोग महज 1 घंटे के अंदर ही दूसरे राज्य से होते हुए तीसरे राज्य में एंट्री कर जाते हैं। इससे लोगों के समय की बचत होती है, जबकि सड़कों पर गाड़ियों और बसों में उन्हें घंटों जाम से जूझना पड़ता है। साथ ही आरामदायक सफर के लिए भी मेट्रो को लोग चुनना पसंद करते हैं। बेरोक-टोक चलने की वजह से भी ये लोगों की पहली पसंद है। सुरक्षा की वजह से भी महिलाएं और लड़कियां इसमें सफर करना सुरक्षित समझती हैं। साथ ही हाईटेक तकनीक को अपनाने में भी मेट्रो पीछे नहीं रहता, जिससे लोगों को और सहूलियत होती है। मसलन लाइन में लगने के बजाय आप टिकट ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मेट्रो की शुरुआत दिसंबर 2002 में हुई थी, यानी 22 साल हो चुके हैं। इन करीब 2 दशकों में उसने एक विश्वास बनाया है। तभी तो सीबीएसई ने भी बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों को इससे सफर करने की सलाह दी, ताकि छात्र किसान आंदोलन की वजह से उभरी स्थिति में न उलझें और जाम से भी न जूझें। इससे छात्र समय पर अपने एग्जाम सेंटर पहुंच सकेंगे। सीबीएसई के मुताबिक जहां संभव हो, छात्र वहां मेट्रो का इस्तेमाल करें। जाहिर है मेट्रो भरोसे का दूसरा नाम बन चुकी है। वो रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। इसी प्यार के लिए उसने सभी यात्रियों का शुक्रिया अदा किया है। आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, द्रास में 5 दिन का मार्शल आर्ट्स कैंप लगाया गया है, जिसमें इलाके के युवाओं ने हिस्सा लिया। और इस कैंप का मकसद जाहिर तौर पर युवाओं को शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनाना है, ताकि वो भविष्य में किसी भी चुनौती से डटकर सामना कर सकें। हिमालय की गोद में कुदरत ने बिछाया सफेद कारपेट और उस पर योगाभ्यास करते ये नौनिहाल।
दूर तक बर्फ से ढकी वादियां और उसके बीच ध्यान में उतरने की कला सीखते ये बच्चे लद्दाख के द्रास में बर्फीली चोटियों के बीच इन युवाओं को मार्शल आर्ट के गुर सिखाए जा रहे हैं। 5 दिनों तक चले इस कैंप में इन बच्चों ने -25 से 29 डिग्री के तापमान में अपना दमखम दिखाया। मार्शल आर्ट हो या कोई भी एडवेंचर्स जैसे गेम्स हो तो द्रास जैसा एरिया उनके लिए बेटर प्लेस रहेगा, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड पहले तो आपको इस टेम्परेचर का सामना करना है, सर्वाइव करना है। उसके ऊपर आप मार्शल आर्ट प्रैक्टिस जैसे या मेडिटेशन जैसे ताइची जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। तस्वीरें देख ऐसा लगा कि जैसे ये बर्फीली वादियां अपने हाथों से इन बच्चों को चुनौतियों का मुकाबला करना सिखा रही हों। वैसे भी इस कैंप का असल मकसद यही रहा कि बच्चे मेंटली और फिजिकली फिट हों। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।